मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आने वाले और यदा कदा आने वाले सभी बंधुओं को हमारा सादर नमस्कार। आज जैसे लोकसभा के बजट सत्र को देखते हुए हम अपने कार्यक्रमों में कुछ छोटे छोटे एपिसोड भी शामिल कर रहे हैं ताकि सीधे आपको सवालों के जवाब मिल सकें और भारत सरकार से यह पूछ सकें कि यह कमी क्यों है और भारत सरकार इस बजट में उस कमी को पूरा क्यों नहीं करेगी और विपक्ष उसके ऊपर कुछ भी बोलने से क्यों घबरा रहा है। तो मैं अभी जानकारी के अनुसार यह जानता हूं, यह जो मुझे बताया गया है कि इस समय भारत सरकार का कुल बजट 40 लाख करोड़ रुपए का है और भारत की आबादी, जैसा हम जानते हैं, अधिकृत या अनधिकृत दृष्टि से 140 करोड़ है। अर्थात 140 करोड़ लोगों के सारे दुख दर्द को मिटाने के लिए क्या 140 लाख करोड़ का बजट पर्याप्त है? और अचरज की बात यह भी है कि इस बजट में पूरी नौकरशाही के ऊपर होने वाला खर्च, सरकार की सभी योजनाओं के आधार पर विकास का खर्च और भारत के गरीब लोगों को दी जाने वाली जो सस्ते अनाज की योजनाएं हैं उन्हें संचालित करने का खर्च, एमएसपी के नाम पर किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी, उसको भी शामिल किया जाए तो कुल क्या 40 लाख करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे? किंतु हम सबसे मुख्य बात के रूप में जो लाभांश देने की योजना प्रारंभ कराना चाहते हैं, तो क्या उन सारे खर्चों का सारा मांग इससे पूरा हो जाएगा? और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं और वही बात सब लोगों को कहना भी चाहता हूं। सरकार ये छोटे मोटे लालच देना बंद करे और जैसे सीधा साधा बजट बनता है वैसा ही बना दे और देश के प्रत्येक नागरिक को उसका जो लाभांश मैं निकाल कर बता रहा हूं उसे नियमित रूप से देती रहे। तो मैं उसके आधार पर आपसे भी बता सकता हूं कि भारत में आर्थिक अन्याय नाम की कोई चीज नहीं होगी और आर्थिक अन्याय अगर नहीं होगा तो हर आदमी आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट होगा, भय मुक्त और अभाव मुक्त होगा, उसकी किसी से शत्रुता नहीं होगी, किसी से कोई वैमनस्य की बात नहीं बनेगी और वैसी स्थिति में पूरा समाज एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंधों के साथ, मजबूत संबंधों के साथ, शांति के साथ रह सकेगा और कोई किसी से दुखी नहीं होगा। तो मैं कहना चाहता हूं यह बात कि भारत सरकार ने इस तरह का बजट क्यों बनाया, इसके ऊपर आप भी विचार करिए, क्योंकि अगर इसके ऊपर विचार नहीं किया गया तो भी एक संकटपूर्ण स्थिति होगी। आयकर की आलोचना मैं बार बार कर चुका हूं, जीएसटी की आलोचना मैं बार बार कर चुका हूं। ये दोनों कर समाज के साथ सीधे सीधे धोखाधड़ी हैं और बजट यदि इन्हीं धोखाधड़ियों के आधार पर बनाया जाता है तो क्या समाज के साथ यह धोखाधड़ी नहीं है? गोपनीयता का कानून यथावत है। जिस संविधान की शपथ लेकर हमारे जनप्रतिनिधि शासन के प्रमुख पदों पर बैठते हैं वह भी समाज से छिपी हुई है। तो इतनी भ्रांतियों और इतने उतार चढ़ाव के बाद कोई किसी भी प्रकार के बजट का वास्तविक स्वरूप आम आदमी तो क्या, बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं और उन्हें अंदाज नहीं होता कि यह बजट यह देश की जनता के साथ उनके लिए लाभकारी है या नुकसान देने वाला है। अगर भारत सरकार कहती तो सीधे सीधे मैं एक ही बात कह रहा हूं, सारे टैक्स हटाकर केवल औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने वाले मुट्ठी भर, अति मुट्ठी भर लोग, कुछ लोग तो इनकी संख्या सैकड़ों, हजारों या लाखों में नहीं बल्कि केवल 100 से भी कम लोगों में आंकते हैं कि उन लोगों के पास देश की 55% संपत्ति है, देश की 55% संपत्ति है। तो इस बात का खुलासा करने वाले सत्ता में बैठे लोग इसका सही उत्तर क्यों नहीं देते? और यही इसी प्रकार का सही उत्तर
विपक्ष में बैठे लोग क्यों नहीं मानते। मैं राहुल गांधी के द्वारा जो बयान दिया गया है मैं उसी का उल्लेख करता हूं। राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी का तो नाम लिया, किंतु उन लोगों का नाम, सारे लोगों का नाम क्यों नहीं ले दिया कि इनके पास देश की 55% संपत्ति है। बात बिल्कुल साफ हो जाती। इसका कारण साफ है, ये जितने विपक्ष के लोग हैं ये अपनी अर्थनीति भी नहीं खोलते, हवा में बातें करते हैं, सबको बंदर बांट देने की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन आय और व्यय का एक सब साफ सुथरा छोटा बजट ये प्रस्तुत कब करेंगे आज तो कोई पता भी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये सारे के सारे अमीरों की संपत्ति पर टैक्स नहीं लगाना चाहते और केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए समाज को गुमराह कर रहे हैं। और भारत सरकार को भी मैं कहना चाहता हूं, वह इस प्रकार का आधा अधूरा अपर्याप्त और झूठा बजट क्यों बनाती है, वो अमीरों पर टैक्स क्यों नहीं लगाती। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि वह इन मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर संपत्ति कर लगा दे और कोई टैक्स ही नहीं लगाए। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 300 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना किसी कठिनाई के बनेगा, बिना किसी कठिनाई के बनेगा, और तब भारत सरकार के पास खर्च करने के लिए आधा अधूरा और अपर्याप्त धन नहीं रहेगा, उसे घाटे का बजट नहीं बनाना पड़ेगा और भारत के प्रत्येक नागरिक को 5 किलो चावल और सरसों का तेल इसी प्रकार की चीजें देकर संतुष्ट नहीं करना पड़ेगा और वह भारत के प्रत्येक नागरिक को, पूरे प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जन्म से लेकर मृत्यु तक 15,000 रुपए, 10,000 से 15,000 रुपए प्रति माह प्रत्येक नागरिक को लाभांश के रूप में दे सकेगा। यह उसकी आर्थिक भागीदारी है, यह किसी प्रकार से भी सरकार की मेहरबानी नहीं है और इसे पाना इस देश के प्रत्येक नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है। और यदि यह जन्म सिद्ध अधिकार हो जाए, सबको मिलता रहे, तो बताइए कि भारत के सामने कौन सा आर्थिक संकट होगा और किस बात के लिए यह देश विकास के रास्ते पर नहीं बढ़ पाएगा और पूरा देश एकजुट प्रसन्नता के साथ जी सकेगा। इसी बात के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं अपनी बात समाप्त करूं। इससे पहले बस एक निवेदन करता हूं कि आप इसी आशय का प्रस्ताव भारत सरकार से पूछिए और जो लोग इससे और गंभीर सवाल करना चाहते हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे हमारे आर्थिक कार्यक्रम में, आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम में निरंतर आते रहें और सारे सवालों का जवाब प्राप्त करते रहें। नमस्कार, जय हिंद,